कुछ रिपोर्ट्स हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। लेकिन सबसे पहले एक ख़बर है मेरे पास कि जो एक JIT बनाई गई थी इमरान खान साहब के ऊपर जब हमला हुआ, और उसके बाद जब इंक्वायरी के ऊपर उनको यकीन नहीं आ रहा था और उनको समझ आ रही थी कि किस तरह का गेम पाकिस्तान में खेला जा रहा है तहकीकात के नाम के ऊपर, तो फिर एक JIT बनी उसके बाद, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इस JIT को बनाया था, होम डिपार्टमेंट ने। इसमें 6 बंदे शामिल थे JIT में, और इस JIT ने इंक्वायरी की। पहले कुछ इंक्वायरी हो चुकी थी, जब इब्तदाई तौर पे फोरेंसिक हुआ, इब्तदाई तौर पे मौका वारदात को कॉर्डन ऑफ किया गया, बंद किया गया, तो इब्तदाई जो तहकीकाती रिपोर्ट थी वो वहाँ का जो DPO था गुजरात का, उसके पास गई थी। गुजरात का वही DPO जो अपना मोबाइल फ़ोन भी नहीं दे रहा और तहकीकात में ताउन भी नहीं कर रहा, वही DPO जिसके मोबाइल फ़ोन से मुलजिम की वीडियो रिकॉर्ड की गई और वो वीडियो फिर बाद में वायरल भी की गई। उसी DPO के पास जब वो रिपोर्ट जाती है तो वो फौरी तौर पे उस रिपोर्ट को जहां पहुंचाना होता है पहुंचाता है, और फिर वो रिपोर्ट वायरल हो जाती है। अच्छा, दोबारा जब JIT ने काम शुरू किया तो उसके बाद फोरेंसिक वालों ने दोबारा काम किया, और कुछ ऐनी शाहिदीन ने जो कहा था कि फलां फलां जगह पे हमने बंदे खड़े देखे थे और हमें इन चीज़ों पे शक है, तो फिर जब इसका दायरा बढ़ाया तो मज़ीद गोलियों के खौल मिले, और जब तहकीकात को मज़ीद साइंटिफिक तरीके से किया गया, मज़ीद शवाहिद इकट्ठे किए गए, तो पता चला कि हमलावर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 थे, और इन 3 हमलावरों की ये कार्रवाई है। बहुत सारे लोगों ने ताउन नहीं किया, जिसमें एक तो मुझे भी पता चला है आज ही ये बात कि जो DPO है गुजरात का, वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब का बहुत ब्लू आइड ऑफिसर है, यानी उनका बड़ा मंजूर नज़र ऑफिसर है, और अभी तक वो उसी ड्यूटी के ऊपर काम कर रहा है। यानी एक DPO है जिसके ज़ेरे निगरानी वहाँ पे सारी चीज़ें हुई, इसके बावजूद वो बदस्तूर अपने ओहदे के ऊपर मौजूद है। यानी साबिक वज़ीर-ए-आज़म को गोलियां भी लग गई, बयानात भी निकल कर चले गए, और उसके बाद जो केस को ख़राब करना था वो भी कर दिया, लेकिन वो DPO वहीं पे मौजूद है। तो उसमें उसकी वहाँ मौजूद होने में और उसके ताउन ना करने में बहुत बड़ा हाथ जो है वो चौधरी ख़ानदान का बताया जा रहा है कि वो उसको बहुत पसंद करते हैं और इस मामले में सपोर्ट कर रहे हैं। और वैसे भी एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ चौधरी फैमिली जो है वो कोई फ़ैसला नहीं करती, और ये DPO जो है वो नॉर्मली जिस तरह की हरकतें कर रहा है, एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी कि वो अपनी जगह पे मौजूद रहे। क्योंकि मैं अभी आपको बताने लगा कुछ फैक्ट्स जो इस बात को साबित करेंगे। मुझे आज 2 मुख्तलिफ सोर्सेज ने ये इन्फॉर्मेशन मुझे उनसे मिली है और मैंने इसके बारे में पता करवाया। ये जी 6 बंदे टोटल JIT में हैं, जिनमें से एक गुलाम महमूद डोगर साहब हैं, एक सैयद खुरम अली ये RPO DG खान के हैं, एक मिस्टर एहसानुल्लाह चौहान हैं, ये इनका जो AIG हैं, यानी इनका ओहदा जो है वो SSP का है गालिबन, और इसके बाद एक और ऑफिसर है, उनका नाम है मलिक तारिक महमूद, और ये SP रैंक के ऑफिसर हैं। फिर नसीबुल्लाह खान साहब हैं, ये भी SP रैंक के ऑफिसर हैं, और इसी तरह एक जो कन्वीनियर हैं जो इनके सारों का इकट्ठा करते हैं डाटा, इस तरह ये 6 लोग हैं। अच्छा, इनमें से 6 में से 4 लोगों को बुलवा कर बाकायदा थ्रेट किया गया है 2 जगहों पे। एक जगह मैं आपको बता देता हूँ, दूसरी जगह आप खुद ही समझ जाइएगा। एक जगह जो है वो IG ऑफिस के बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ पे इनको बुलवाया गया और इनको वार्न किया गया कि आप ये क्या कर रहे हैं, और ये जो JIT की रिपोर्ट है जो जमा करवाई गई है, इंक्वायरी रिपोर्ट इब्तदाई तौर पर अदालत में, उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। 2 चीज़ों के ऊपर ज़्यादा दबाव डाला गया है, जिनमें से एक चीज़ ये है कि जो लाहौर ग्रीन टाउन में एक मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें मियाँ जावेद लतीफ़ और मरियम साहिबा के ऊपर था कि इन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर एक तौहीन मज़हब का एक बड़ा खौफनाक किस्म का प्रोपेगेंडा किया था, और उस मामले पे इनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज करवाया था एक शहरी ने। उस मुकदमे को इसके साथ शामिल ना करें, इस JIT की रिपोर्ट का हिस्सा ना बनाएं और उनको इससे बाहर रखें। यानी वो जो ताकतवर हल्के हैं या एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की, वो ये चाह रहे हैं कि फ़िलहाल इन लोगों को बाहर रखा जाए इस सारे मामले से, हुकूमत के लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 जो है वो कह रहे हैं कि आप इस बात के ऊपर कन्विंस हो जाएं और आप ये कहें, और दबाव इसलिए डाला जा रहा है कि आप ये कहें कि अकेला हमलावर था। ये जो 3 हमलावर वाली कहानी आ रही है, ये जो बाकी बुलेट्स आ रही हैं, ये जो बाकी हमलावर का जिक्र हो रहा है, ये जो गोलियां ज़्यादा लोगों को लगेगा तस्करा हो रहा है, ये सारी चीज़ों को आप छोड़ दें और आप ये कहें कि नहीं ये हमलावर जो है वो एक ही था। अब ये दूसरा दबाव डाला जा रहा है। दबाव डालने के लिए हथकंडे कौन से हैं वो भी मैंने पता किया कि दबाव किस तरह का डाला जा रहा है। 4 लोगों को बुलवाया गया है 2 जगह पे, उनके ऊपर दबाव डाला गया है। उनके दफ्तरों में भी लोग वैसे चक्कर लगा रहे हैं और मुख्तलिफ तरीकों से, जैसे दबाने का डराने का एक तरीका होता है, वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। 16 नवंबर को ये JIT बनी थी। उसके बाद ये जब रिपोर्ट आई किसी को आइडिया नहीं था, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को आदत है पाकिस्तान की कि जो भी JIT रिपोर्ट बने
या जो भी तहकीकात हों उनके अंदर जो लिखा जाए वो कम से कम हमारे से अप्रूव किया जाए, हम बताएं कि उसमें ये चीज़ें शामिल करनी है और ये चीज़ें इसमें से निकाल देनी है, तो वो उनको लगता है कि वसी तर कौमी मफाद में वही ठीक फैसले करते हैं। तो वो ये दो चीज़ें तो मैंने आपको बता दी कि जो दो चीज़ों के लिए दबाव डाला जा रहा है। एक तो ये है कि ये कहो कि हमलावर अकेला है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में JIT के मेंबर्स इतने तंग आ जाएं कि उनमें से कुछ लोग ये कहना शुरू हो जाएं कि जी बिल्कुल वो हमलावर जो है वो अकेला ही था, हमें तो गलत चीज़ें बताई गई। हो सकता है कि दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। दबाव डालने के लिए ये कहा जाता है कि फिर नौकरी तो आपने यहीं पे करनी है, फिर नौकरी जो है वो तो पोस्टिंग भी होती है, ट्रांसफ़र भी होती है, और नौकरी मुश्किल भी बना दी जाती है, नौकरी ख़तरे में भी डाल दी जाती है, मुख्तलिफ इंक्वायरीज़ भी खोल दी जाती हैं। फिर उसके अलावा ब्यूरोक्रेसी को या ऑफिसर्स को कंट्रोल करने के और 100 तरीके हैं। उनकी फाइलें जो हैं वो खोल दी जाती हैं, या उनकी जो एक रिपोर्ट बनती है, ACR कहते हैं गालिबन उसको भी ख़राब किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें ताकतवर लोगों के मुख्तदर हलकों के हाथ में होती हैं, तो एस्टेब्लिशमेंट इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है। लिहाजा इनके ऊपर काफ़ी दबाव है कि इनकी नौकरी ख़राब कर दी जाएगी, जो लोगों ने मुझे बताया। बल्कि एक ने तो बहुत सख्त अल्फाज में बताया कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इन ऑफिसर्स के खिलाफ की जा रही हैं और लगातार की जा रही हैं। ये चीज़ मैंने आपको रिपोर्ट कर दी है। अब कुछ और खबरें हैं, वो बहुत अहम है। एक तो अदालत के अंदर लोग गए और उन्होंने कहा जी कि ये वो वकील ही गया है जो मुलजिम नवीद का है, उसने जाकर इमरान खान का पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाया जाए। और इस मामले के ऊपर अदालत ने क्या किया है कि समाअत के लिए इस केस को मंजूर कर लिया है। हो सकता है ये निज़ाम इमरान खान का पॉलीग्राफिक टेस्ट भी करवा ले। वैसे ये एक हैरत अंगेज वाक़या होगा कि हमला आवर का तो होता है, मुलजिम और मुजरिम का तो पॉलीग्राफिक टेस्ट होता है, मुद्दई जिसको गोलियां लगी हैं उसका भी पॉलीग्राफिक टेस्ट। अजीब चीज़ है, वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी ये। और इस तरह तो फिर होना चाहिए कि रजीम चेंज ऑपरेशन के जो किरदार जिन पे इमरान खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया उनको बुलवाएं, उनका भी पॉलीग्राफिक टेस्ट करवा लें। MKM वालों को बिठाएं, उनसे पूछें कि जनाब आप किसके कहने के ऊपर जो है नए इत्तेहाद में शामिल हुए, उनका भी पॉलीग्राफिक टेस्ट करवा लें। इसी तरह से आप पॉलीग्राफिक टेस्ट करवा सकते हैं परवेज़ इलाही का कि वो किससे राब्ते में है और कौन उनको रोक रहा है। फिर वो जो DPO है उसको बुलाएं और उसका पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाएं और उससे पूछें कि उसने मोबाइल फ़ोन क्यों नहीं दे रहा और किसके कहने पे उसने ये वीडियो बनाई और वीडियो जो है उसको बाद में वायरल किया गया। ये पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है वो पाकिस्तान में फिर बहुत सारे लोगों का होना चाहिए। हम अरशद शरीफ के कातिल भी पकड़ सकते हैं अगर इजाज़त मिल जाए बहुत सारे अहम लोगों का पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने की। तो ये वैसे मजाक पाकिस्तान में ही हो सकता है इस किस्म का, दुनिया में और कहीं नहीं हो सकता। अगली खबर यह है कि इसहाक डार साहब का जो बयान है जो उन्होंने दिया है, उस बयान में और पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर गिर रहे हैं, इन दो वजूहात की बिना के ऊपर पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट एक मरतबा फिर क्रैश कर गई। स्टॉक मार्केट का कारोबार जो है वो बहुत ज़्यादा मंदी में गया है। माशी तज्ज़ियाकारों ने मंदी के रुझान की वजह मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर की गिरती हुई ख़तरनाक सतह और इसहाक डार के जो बयानात हैं गैर जिम्मेदाराना, उन बयानात से जो खदशात पैदा हुए हैं उनको करार दिया है। यानी लोग पाकिस्तान में फिर कैसे पैसा रखेंगे, लोग डर जाएंगे। इसहाक डार को इस बात का नहीं पता कि लोगों के पैसों के ऊपर मैं आंख रखूंगा उनके ऊपर, और मैं उनके पैसे बैंकों से छीनने की कोशिश करूंगा, और मैं ये कहूंगा कि लोगों ने अपनी मेहनत से कमा के जो पैसा बैंकों के अंदर रखा हुआ है, जिन्होंने मेहनत से नहीं कमाया वो बैंकों में थोड़ी रखेंगे, वो तो स्विस बैंकों में रखेंगे। वो तो पैसा फिर गायब करते हैं, ब्लैक मनी को छुपा कर रखते हैं या उसको मनी लॉन्डर करते हैं। वो जो लोग मेहनत से पैसा कमाते हैं वो पैसा अकाउंटों के अंदर रखते हैं। अब अगर आप उनका वो पैसा छीनने की बातें करेंगे कि वो पैसा भी हमारा है और हुकूमत उसको ओन कर लेगी या अकाउंट को सीज कर लेगी जैसे माजी में उन्होंने किया था, तो ये तो बड़ी खराब सूरत हाल हो जाएगी। लोग पैनिक कर जाएंगे, और खुदा ना खास्ता अगर लोग पैनिक कर गए तो सिचुएशन का इसहाक डार साहब को आइडिया भी है। बौखलाई हुई हरकतें इसहाक डार साहब कर रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर स्टॉक मार्केट लगातार गिरती चली जा रही है। इसहाक डार साहब बहरहाल नहीं गिर रहे, उनकी जो सेनेट की नशिस्त का मामला था उस पर भी उनको रिलीफ मिल गया है, और इसहाक डार को सेनेट नशिस्त पर अहल करार देते हुए इलेक्शन कमीशन ने उनके खिलाफ नाअहली की कार्रवाई खत्म कर दी है। तो इसहाक डार साहब का तो सब कुछ ठीक जा रहा है। पाकिस्तान ने जिनेवा के अंदर जो एक क्लाइमेट रेजिलिएंट पाकिस्तान के हवाले से एक प्रोग्राम हुआ है और एक आलमी कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें एक बड़ी कामयाबी यह है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान को ठीक ठाक पैसे मिल गए हैं। यानी जिनेवा कॉन्फ्रेंस पाकिस्तानी सलाम मुतासरीन के लिए 8 अरब 57 करोड़ डॉलर की इमदाद का ऐलान किया है, मगर यह पैसा पाकिस्तान को एकदम नहीं मिलेगा। इसका एक खास मैकेनिज्म बनाया जाएगा। यह पैसा, क्योंकि दुनिया को बड़े खदशात है पाकिस्तान को लेकर, माजी में पाकिस्तान के बारे में खबरें चलती रही हैं कि मुतासरीन के लिए जो पैसा दिया जाता है वो पाकिस्तानी कहीं और खर्च कर देते हैं या उड़ा देते हैं। तो अब ये पैसा पाकिस्तान किस तरीके से आएगा, इसका एक अलग मैकेनिज्म होगा। और दूसरा, ये पैसा एकदम नहीं आएगा, ये आइंदा चंद सालों में आएगा।
لیکن پھر بھی عالمی برادری نے بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا ہے. کاش ہمارے حکمران بھی اسی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس پیسے کو صحیح جگہ پہ استعمال کریں اور بیچارے جو ہمارے غریب سیلاب متاثرین ہیں ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اس پیسے کو استعمال کریں. ابھی تک سردی کے اندر سندھ کے لوگ اپنے گھروں کو نہیں جا سکے, ابھی بھی وہ متاثر ہیں. پنجاب میں صورتحال کافی بہتر ہو گئی ہے, خیبر پختونخوا میں کافی بہتر ہو گئی ہے, لیکن سندھ اور بلوچستان میں بھی لوگوں نے اپنے آپ کو سنبھالا کیونکہ پانی نکل گیا, لیکن بلوچستان میں گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا. ہم نے وہاں کام کر کے دیکھا, ہم بہت دور دراز علاقوں تک گئے, گورنمنٹ تو وہاں نظر بھی نہیں آئی. ہاں سندھ کے اندر تو بالکل جیسا تھا ویسا ہی ہے, کسی نے کچھ کرنے کی زحمت ہی نہیں کی سوائے بلاول یا کبھی کبھی مراد علی شاہ کسی ایریا کا وزٹ کر لیتے ہیں. ابھی جب یہ پیسہ لانے کا میکینزم بن جائے گا تو اس پیسے کو خرچ کیسے کرنا ہے, یہ پیسہ لگے گا کیسے, اس کے اوپر پورا ایک طریقہ کار بنے گا. لیکن یہ پیسہ ایک دم نہیں ملے گا, آئندہ چند سالوں میں پاکستان میں ملے گا. پاکستان کے اندر اس وقت زر مبادلہ کے ذخائر خطرناک حد تک ان میں کمی ہو چکی ہے, لیکن اس کے باوجود حکومت نے 165 لگژری گاڑیوں کی بکنگ اور ان کے لیے LCs کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے. ذرائع وزارت صحت کے مطابق 165 لگژری گاڑیوں کی قیمت 5 کروڑ کے لگ بھگ ہے. ان گاڑیوں کی بکنگ جنوری اور ڈلیوری مارچ میں ہوگی. ایک ایک گاڑی اتنی مہنگی ہے. یہ پہلے مرحلے میں 65 اور دوسرے مرحلے میں 100 گاڑیوں کی بکنگ کی گئی ہے. اس حوالے سے ذرائع نے بتایا کہ جو ضروری درآمدات ہیں, تیل اور اشیاء خرد و نوش, ان میں مسائل آ رہے ہیں. ہیلتھ انڈسٹری میں بھی مسائل آ رہے ہیں. یعنی ہر جگہ پہ $1.5 لاکھ $2 لاکھ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کے اندر مسائل آ رہے ہیں. لیکن یہ بہت قیمتی اور بڑی بڑی گاڑیاں امپورٹ کرنے کے لیے LCs کھولنے کا اس حکومت نے فیصلہ کیا اور اپنے اخراجات بھی 26.1% بڑھا دیے ہیں. امپورٹڈ حکومت نے جو بیانیہ, میں نے آپ کو تھوڑے دن پہلے کہا تھا کہ اکانومی کو عمران خان نے تباہ کیا, یہ بیانیہ بنایا جائے گا, تھوڑے دن پہلے میں نے کو کہا تھا. آج خواجہ سعد رفیق صاحب نے اس میں حصہ ڈالا ہے. خواجہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں گردشی قرضہ صفر کر کے گئے تھے, ان کی حکومت کئی 100 ارب کا قرضہ چھوڑ کر گئی. اسی جملے کو پکڑ لیں. ایک تو گیس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کے دورے حکومت میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں تھی, لیکن اس کو بھی بہت خسارے میں 500 ارب تو یہ چھوڑ کے گئی تھی PMLN کی حکومت. میں نے خواجہ صاحب کے اسٹیٹمنٹ کے بعد سرکاری اعداد و شمار نکالے اور جب ڈاکومنٹ نکالے اس کو میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے. تو وہ ڈاکومنٹ چلا کر بتا رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جب اقتدار میں آئے تھے تو 500 ارب کا گردشی قرضہ تھا جو زرداری صاحب چھوڑ کر گئے تھے پاور سیکٹر میں. نواز شریف صاحب نے آتے ہی کچھ کمپنیز کو اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ 500 ارب ادا کر دیے. نواز شریف صاحب نے 500 ارب ادا کیے, لیکن جب نواز شریف صاحب کا دور حکومت ختم ہوا 2018 میں, تو اس وقت پاکستان کے اوپر جو گردشی قرضہ PMLN کی حکومت چھوڑ کر گئی تھی, صفر کہہ رہے ہیں خواجہ سعد رفیق, لیکن جو چھوڑ کر گئی تھی وہ 1148 ارب روپے تھا. میں پھر بتا دوں 1148 ارب روپے کا گردشی قرضہ چھوڑ کر گئے تھے. یعنی آپ 1500 پہلے والا لگا لیں, 500 پہلے والا لگا لیں اور یہ بھی ملا لیں تو یہ بن جاتا ہے لگ بھگ 1648 ارب کا انہوں نے یہ خسارہ پیدا کیا پاکستان کے لیے. تو یہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے جو بیان دیا یہ عملی طور پہ اور فیکچولی یہ غلط ہے, لیکن اس پروپیگنڈا کا حصہ ہے جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا. آئیے میں اپنے دوبارہ وہی مطالبہ کیا, وہ مطالبہ میں آپ کو پھر اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا اور کچھ اور چیزیں بھی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ دنیا پاکستان کو اب بھی امداد دینے کے لیے تیار ہے اور انہوں نے غریب پاکستانیوں کے لیے اور سیلاب متاثرین کے لیے بڑی فراخ دلی کے ساتھ پیسہ دیا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے ادارے اور پاکستان کی حکومتیں, ابھی ایک حکومت ہے, تھوڑے عرصے کے بعد دوسری حکومت آئے گی, نگران آئے گی, اس کے بعد اگلی حکومت آ جائے گی, تو یہ پیسہ چند سالوں تک ملتا رہے گا. جس کی بھی حکومت ہو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پیسہ غریب پاکستانیوں کے اوپر جو سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں, جن کی زندگیاں بکھر گئی ہیں, ان کو سمیٹنے میں کام آئے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.